दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द क्रिकेट हडल में। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे अब बीसीसीआई पे पॉलिटिशियंस का राज है और कैसे पॉलिटिक्स जो है क्रिकेट की नसों में घुसता जा रहा है। दो चार एग्जाम्पल देता हूं। आईसीसी के जो अभी चेयरमैन हैं वो हैं जय शाह। पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब बीसीसीआई के सेक्रेटरी का पद खाली हुआ है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी का जो खाली पद है वो स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को मिलने जा रहा है। यानी कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने ठान लिया है कि अब हम अपने बेटों के जरिए बीसीसीआई में अपनी सेटिंग कर लेंगे और अपनी लॉबी चलाएंगे। जब बीसीसीआई बना था तो बीसीसीआई में गवर्नमेंट बॉडी का कोई रोल नहीं होता है। अगर आज भी आप टेक्निकलिटी में जाओगे तो बीसीसीआई सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं करती है, ना ही सरकार से कोई मदद लेती है। बीसीसीआई एक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे फॉर्म की हुई संस्था है। जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो ना तो टैक्स देती है सरकार को और ना ही सरकार से कोई मदद मांगती है। ये अलग बात है कि सरकार खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे चाहे तो खर्चा कर सकती है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, मेडिकल जो खिलाड़ियों को मिलता है उसमें सरकार अपना योगदान दे सकती है। सरकार फ्री है क्योंकि सरकार की ये जिम्मेवारी है। लेकिन बीसीसीआई जो है 1 रुपया सरकार को टैक्स देता नहीं है और ना ही कोई सरकार से लेता है। सेम ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तौर पे काम करती है। सरकार का इंटरफेरेंस उसमें कुछ भी नहीं है। तो जितने भी बोर्ड हैं, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस उस पे नहीं रहता है, बस गवर्नमेंट से वो इजाजत लेते हैं। जैसे सरकार की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में थी, वहां के कलाकार को बैन कर दिया, वहां के यूट्यूबरों को बैन कर दिया। लेकिन एशिया कप जब खेलना हुआ तो सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया भारतीय क्रिकेट टीम को कि नहीं, आप पाकिस्तान से एशिया कप खेल सकते हैं। जो देशभक्ति का फर्जीवाड़ा है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगा। सोशल मीडिया पे हम अपना माहौल बनाने में कामयाब रहेंगे, वहां के कलाकारों को बैन कर देंगे, वहां के यूट्यूबरों को बैन कर देंगे, लेकिन हम पैसा कमाएंगे। दूसरे पैसा ना कमा पाए लेकिन हमारे पास पैसा का फ्लो आते रहना चाहिए। अब बीसीसीआई पैसा कैसे कमाती है? बीसीसीआई पैसा कमाती है स्पॉन्सरशिप से। सबसे बड़ा रेवेन्यू उसको स्पॉन्सरशिप से आता है। जैसे अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो खिलाड़ियों के टी शर्ट पे मान लो पेटीएम, वीवो, टाटा कुछ भी लिखा रहता है तो बड़े बड़े अमाउंट पे करते हैं, उनकी बिडिंग होती है, उस बिडिंग के जरिए वो जाते हैं। खिलाड़ियों के किट पे जो स्टिकर लगा रहता है उसकी भी बिडिंग होती है। इसका पैसा खिलाड़ियों को नहीं जाता है, इसका पैसा बीसीसीआई को जाता है। खिलाड़ी का जो बैट स्पॉन्सर्ड होता है उसका पैसा खिलाड़ी को जाता है, क्योंकि वो खिलाड़ी से करार करती है कंपनी कि आपको, जैसे शुभमन गिल ने एमआरएफ का करार किया है अगले 3 सालों तक, यानी एमआरएफ ने अपना पैसा शुभमन गिल के ऊपर लगा दिया है। तो अब बीसीसीआई को रेवेन्यू एक स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा जरिया है। आईपीएल के दौरान आपने देखा होगा कि टाइम आउट होता है 2.5 मिनट का, उस 2.5 मिनट के टाइम आउट पे जो एड चलता है उससे पैसा आता है। और जो बाउंड्री लाइन पे जो रोप्स लगी रहती हैं जिसपे अलग अलग ब्रांड्स के नाम लिखे रहते हैं उससे पैसा आता है। तो बीसीसीआई अपना पैसा जो है वो एड से कमाती है लेकिन टैक्स नहीं भरती है। और एक बड़ा अमाउंट, जितना आप फिगर सोच भी नहीं सकते उतना बड़ा अमाउंट बीसीसीआई ने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। तो अब मैं क्यों कह रहा हूं कि पॉलिटिशियंस का देखो कब्जा शुरू से था। अब टेक्निकलिटी में क्या है कि बीसीसीआई के रूल बुक में ये है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो जितने गवर्नमेंट के लोग हैं उन्हीं का इस पे कब्जा है। चाहे वो कोच गौतम गंभीर को ले लो, बीजेपी से उनकी करीबियां हैं और दिल्ली के सांसद भी रहे हैं। ठीक है, वो क्रिकेटर भी हैं, ये अलग बात है। लेकिन उनसे अच्छे अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी भारतीय टीम का कोच बनने के लिए लाइन पे लगे हुए थे। इवन मैं कहता हूं कि अगर राहुल द्रविड़ गए थे तो वीवीएस लक्ष्मण, जो पार्ट टाइम कोच बन के घूमे फिरते हैं आपके, और हर बार कभी आप उनको साउथ अफ्रीका भेज देते हो, कभी आप उनको श्रीलंका भेज देते हो, तो अगर आप राहुल द्रविड़ को मना सकते हो कोचिंग के लिए तो आई थिंक कि आप
लक्ष्मण को भी मना सकते थे कोचिंग के लिए। और बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप कपिल देव साहब को बना देते इंडिया टीम का कोच। अगर उतना पीछे नहीं भी जाना था तो बहुत सारे दिग्गज बैठे हुए थे, आप अनिल कुंबले को वापस लेकर के आते। आप आपने इर्द गिर्द देखा ही नहीं, और मुझे लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण से बेहतरीन कोई बंदा आपके पास विकल्प था ही नहीं, आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा करना उचित नहीं समझा। ठीक है, आपने उचित नहीं समझा, अपना बंदा बिठाया। अब सेक्रेटरी, कितने लोग जानते थे कि सेक्रेटरी का पद जो है प्रेसिडेंट से भी बड़ा हो जाएगा? क्योंकि आज तक तो हम प्रेसिडेंट को ही जानते थे, चाहे वो शरद पवार रहे हों, चाहे मतलब इसके पहले एक बार प्रेसिडेंट सुनील गावस्कर भी बने, सौरभ गांगुली बीसीसीआई प्रेसिडेंट बने। तो प्रेसिडेंट का ओहदा जो होता है हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि सबसे बड़ा पोस्ट है। आप ये कब से सुनने लगे कि डीएसपी से बड़ा हवलदार हो गया? हमेशा डीएसपी ही बड़ा होता है पुलिस विभाग में, हवलदार तो बड़ा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अमित शाह के बेटे हैं जैसा, इसलिए उनका कद ज्यादा बड़ा है। पोस्ट में वो भले छोटे हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट नहीं बने, लेकिन रोजर बिन्नी का नाम कितने अखबार छापते हैं, या कितना मीडिया इंटरव्यूज उनके होते हैं, या कितना मीडिया उनको कवर करती है? नहीं करती है। वो किसको कवर करती है? जय शाह को। क्यों? क्योंकि पता है कि पापा जी जो हैं गृह मंत्री हैं, और मीडिया को भी अपना डील चाहिए होता है, स्पॉन्सर चाहिए होता है। मीडिया को स्पॉन्सर कौन देता है? सरकार देती है। मीडिया पे जो एड्स चलते हैं वो सरकारी विभाग से आते हैं। सबसे ज्यादा फंड जो गवर्नमेंट में सरकार है उसके पास होती है। तो मीडिया की मजबूरी है, चाहे कोई भी सत्ता में हो, क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी भी तो देना है। अगर आपके पास 10,000 एम्प्लॉय खट रहे हैं तो उसका सैलरी कहाँ से निकालोगे? अगर सरकार ने मसल फ्लेक्स करना शुरू कर दिया और अपने एड बंद कर दिए, तो सबसे ज्यादा फंड ही उनके पास है। जो पार्टी अपोजिशन में है वो फंड्स कहाँ से देगी? तो ऐसे चलता है चीजें। तो आपने कुछ सालों से देखा होगा कि सेक्रेटरी इंडियन टीम में, इंडियन मैनेजमेंट में, बीसीसीआई में बड़ा हो गया है। सेक्रेटरी का ओहदा बड़ा हो गया है, बीसीसीआई का ओहदा छोटा हो गया है। अब वहां पे रोहन जेटली को बिठाया जा रहा है सेक्रेटरी के पद पे। रोहन जेटली का क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में? ठीक है, अरुण जेटली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं एग्री करता हूं आज भी कि पॉलिटिशियंस तो वो थे ही थे, लेकिन क्रिकेट विभाग में क्रिकेट प्रशासक भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग बनाए यार, वीरेंद्र सहवाग को देने वाले अरुण जेटली, गौतम गंभीर को बढ़ाने वाले अरुण जेटली, आशीष नेहरा को बढ़ाने वाले अरुण जेटली। लेकिन जरूरी नहीं कि रोहन जेटली भी उतने ही माहिर खिलाड़ी हों जितना कि अरुण जेटली हुआ करते थे। तो ये अलग अलग चीजें क्यों हो रही हैं? मतलब आप पॉलिटिशियंस पे ही क्यों भरोसा कर रहे हो? क्या जो खिलाड़ी हैं हमारे, जिन्होंने खेल को बहुत करीब से जिया है, जिन्होंने खेल को चलाया है, दादा ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया? दादा कैब के भी अध्यक्ष रहे, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के भी प्रेसिडेंट रहे, बीसीसीआई के भी प्रेसिडेंट रहे। और दादा का ही ये डिसीजन था कि विराट कोहली को हटा करके रोहित शर्मा को अब कप्तानी देते हैं, और हमारे पास 2 आईसीसी ट्रॉफी आ गए बहुत कम दिनों में। तो दादा ने क्या अच्छे से नहीं चलाया? बिल्कुल चलाया। लेकिन दादा आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि आप चाहते थे कि दादा को सेट कर लिया जाए अपने तरफ। दादा तो सेट होने वाले थे नहीं। वो बंदा मनमौजी आदमी है, वो लीडर आदमी है, वो आज तक किसी की नहीं सुना है। जब दादा का डेब्यू हुआ था उसको बोला ग्राउंड पे पानी लेके जाओ, बोला हम प्रिंस ऑफ कोलकाता हैं, पानी लेकर के थोड़ी जाने आए हैं, खेलने के लिए आए हैं, पानी लेकर के नहीं जाऊंगा। 4 साल के लिए उसको बाहर कर दिया, सीधा लॉर्ड्स में वापसी होता है और सेंचुरी लगाता है। वो अलग माइंडसेट का आदमी है भाई। तो आप आईसीसी का अध्यक्ष अमित शाह के बेटा को बना दो, सेक्रेटरी आप अरुण जेटली के बेटा को बना दो, कल को राजनाथ सिंह के बेटा को भी बोलो कि रिजाइन दे के तुम करो, ऐसा करो, प्रेसिडेंट बन जाओ। तो फिर बीजेपी ही चलाए बीसीसीआई, बीजेपी ही चलाए पूरा आईपीएल। राजीव शुक्ला आपने रखा ही हुआ है, अनुराग ठाकुर के भाई आपके साथ पहले से हैं। तो आपने एक तंत्र बिठा रखा है, यानी कि, और दूसरा उधर जो मैनेजमेंट कंपनियां हैं जो खिलाड़ियों को मैनेज करती हैं, जो कोचेज को मैनेज करती हैं, जो कमेंटेटर्स को मैनेज करती हैं, उनका अलग लॉबी चल रहा है। तो ये मुंबई और दिल्ली के वर्चस्व की लड़ाई में और लॉबिंग में जो छोटे शहर के खिलाड़ी हैं, जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, जो झारखंड बिहार के खिलाड़ी हैं, जो ईस्ट के खिलाड़ी हैं, ईस्ट मतलब बंगाल साइड, उड़ीसा साइड, ये सब खिलाड़ी तो फिर अपना प्रदर्शन दिखा ही नहीं पाएंगे।
लॉबी और वर्चस्व के चक्कर में मुंबई और दिल्ली ही लड़ते रहेंगे। अभी मुंबई लॉबी का हावी है उस पे, और रोहन जेटली आएंगे फिर दिल्ली लॉबी हावी हो जाएगी। तो मतलब यही दो स्टेट से खिलाड़ी आने चाहिए। जब महेंद्र सिंह धोनी थे तो ये लॉबी कहाँ घुस गई थी? आप देखो, महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान बने तो कौन कौन खिलाड़ी आए? मुनाफ पटेल, गांव में जिंदगी जी रहा है। प्रवीण कुमार, एकदम मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा है आज के डेट में भी। सुरेश रैना, गांव खेड़ा से आया हुआ लड़का। ईश्वर पांडे, तुषार देश पांडे, मोहित शर्मा, ये सब खेल के चले गए। वरुण एरॉन, ये सब खेल के चले गए भाई। केदार जाधव, जिसने प्रदर्शन किया, जिसने अच्छा खेल दिखाया, चाहे वो किसी शहर का हो, किसी गांव खेड़े का हो, धोनी के कैप्टनसी में मौका मिला है। मोहम्मद शमी, अमरोहा एक्सप्रेस, अमरोहा में कौन सा स्टेडियम बड़ा था? गांव खेड़े से लड़का आया हुआ आज भारतीय टीम का दिग्गज बॉलर है। तो पॉलिटिक्स नहीं था, प्योर क्रिकेटिंग स्किल्स होना चाहिए। आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप टीम में होगे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है फेवरेटिज्म। अब हो गया है कि कौन मेरे स्टेट का है या मेरे फ्रेंचाइजी का है या मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है। अरे भाई, कितने साउथ के खिलाड़ी खेल लिए जब एन श्रीनिवासन बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, एक अश्विन के अलावा। और अश्विन ने अपना पोटेंशियल साबित कर दिया ना, उसने दुनिया को दिखा दिया। भारत के इतिहास में सफल बॉलर में आ गया ना वो। तो कितने लोग आ गए चेन्नई से उठ के। मुरली विजय ने भी अपना वर्थ इट साबित किया कि वो क्यों यहाँ पे बिलोंग करता था। टेस्ट क्रिकेट में आपने सबने देखा। तो भाई, फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स, ये दो चीजें हैं जो जितना जल्दी दूर कर दोगे तो तुमको रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले ये क्यों नहीं कर रहे? ऑस्ट्रेलिया में सबके उम्र नहीं बढ़ रहे। मिचेल स्टार्क 100 टेस्ट खेल लिया। पैट कमिंस पिछले 13 साल 14 साल से लगातार खेल रहा है। हेजलवुड पिछले 10 साल से लगातार खेल रहा है। उनके यहाँ तो कोई ट्रांजिशन, या उनके यहाँ वो सीनियर और जूनियर वाला, या उम्र हो गया है तो अब इनको हम साइड करते हैं, कोई नए लड़के लाते हैं, ये सब चोचले वहां क्यों नहीं हो रहे हैं? वहां पे ये जो सेटअप है कि भाई, कितना भी फ्लॉप हो रहा है उस्मान ख्वाजा, लेकिन मौके मिल रहे हैं उसको। तो वहां पे ये सीनियरिटी वाला और जूनियरिटी वाले, कि अब सीनियर खिलाड़ी को भगाओ, नया यंगस्टर खिलाड़ी लाओ, नया टीम बनाओ, ये सब चोचले वहां क्यों नहीं हो रहे हैं? वहां इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वहां पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं है। वहां पे ये मैनेजमेंट कंपनियां इन्वॉल्व नहीं है। वो प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रहा है वहां पे। वेस्ट इंडीज क्रिकेट कोई वेस्ट इंडीज देश का क्रिकेट नहीं था। वो 4-5 अलग अलग जो बॉडीज थी वो मिल के वेस्ट इंडीज क्रिकेट को फॉर्म की थी, और वही लोग चलाती हैं। तो भाई, यहाँ पे पॉलिटिशियंस का कब्जा है। अब रोहन जेटली बन जाएंगे प्रेसिडेंट, वो हटेंगे। रोजर बिन्नी साहब तो बीजेपी का ही कोई बंदा वहां पे जाके बैठ जाएगा। मुझे गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को जनता ने चुन के बिठाया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो बॉडी है, ये तो इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ट्रस्ट था ना। ये तो गवर्नमेंट से फ्री बनाया है आपने। और आप यही क्लेम करते हो कि हम फ्री हैं और हम सरकार को टैक्स भी नहीं देते और ना सरकार से लेते हैं कुछ मदद। तो लेकिन इनडायरेक्ट वे में हर पोजीशन पे सरकार ही शामिल है आपकी। आपने सौरव गांगुली को अध्यक्ष बनाया, चेंजेस आपको दिख गए थे, आप किसी दूसरे खिलाड़ी को बना देते। गौतम गंभीर कोच के पैरामीटर पे कभी से फिट नहीं थे, लेकिन आपने उनको कोचिंग दे दी क्योंकि आपसे उनकी साठ गांठ थी। तो बीसीसीआई का रेवेन्यू मॉडल जो है, वो सबको पता है, स्पॉन्सर से आता है। चाहे बीसीसीआई में कोई भी रहे या टीम हारे जीते, बीसीसीआई को मतलब नहीं होता है, पैसा आ रहा है। तो मोर और लेस पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आईपीएल के हर एक मैचेज, इवन वर्ल्ड कप, सब कुछ अहमदाबाद में करवाए जा रहे हैं। क्यों करवाए जा रहे हैं? क्योंकि 1 लाख कैपेसिटी है, टिकट बिकता है, स्पॉन्सरशिप आता है। जितना ज्यादा भीड़ बढ़ेगी उतना ज्यादा टिकट बिकेगा, उतना ज्यादा डबल पैसे में बिकेगा, और वो पैसा सीधा खाते में आएगा बीसीसीआई के। मजे ही मजे। तो इस तरह से फेवरेटिज्म और पॉलिटिक्स मिल करके बीसीसीआई के हर एक पोस्ट पे काबिज होते जा रहे हैं, और वही चीज हमारे क्रिकेट को अफेक्ट कर रही है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।